हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, कोलाइडी अवस्था। तो कोलाइडी अवस्था पढ़ने से पहले इस वॉल्यूम को आपको थॉमस ग्राहम का एक स्टेटमेंट समझना होगा। थॉमस ग्राहम अर्धपारगम्य झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर अगर उनके घोल को विस्तृत किया जाए, अगर वो पार कर जाते हैं या नहीं पार करते हैं, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलाभ, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलॉइड कहते हैं, तो क्रिस्टलाभ। दूसरा कोलाइड। तो क्रिस्टलॉइड मतलब क्रिस्टलाभ और कोलाइड क्या है समझिए। क्रिस्टलॉइड यानी क्रिस्टलाभ वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पैराचमेंट पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगम्य होता है, विस्तृत हो जाता है, कहलाता है क्रिस्टलाभ। जैसे नमक या चीनी को आप पानी में घोलते हैं और उसको अर्धपारगम्य झिल्ली से छानते हैं तो आराम से नमक या चीनी का रूप पारगम्य होता है, पार कर जाता है, तो वो क्रिस्टलाभ होगा थॉमस ग्राहम के अनुसार। और कोलाइड्स जब हम स्टार्च गम्स यानी स्टार्च गम्स या फिर गोंद जिसको बोलते हैं या जिलेटिन, ये सब को अगर हम घोलकर अर्धपारगम्य झिल्ली से छाने तो उससे वो पारगम्य नहीं होता है, परमिएबल नहीं होता है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, कोलाइड्स। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार जो पदार्थ का जलीय घोल या जो पदार्थ का घोल अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एसपीएफ को पार कर जाता है वो क्रिस्टलाभ होता है, और जो नहीं पारगम्य होता है वो कोलाइड्स होता है। लेकिन आपको बता दें स्टूडेंट, अगर हम नमक को जल में घोलें और उसी नमक को यानी NaCl को बेंजीन में घोलें, तो नमक को जल में जब घोलेंगे तो वो पारगम्य होगा और वो क्रिस्टलाभ कहलाएगा इनके अनुसार। लेकिन उसी नमक को अगर बेंजीन में घोल दे तो वो पारगम्य नहीं होगा SPM से यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो यहां पर स्टूडेंट आपको बता दें कि थॉमस ग्राहम का ये स्टेटमेंट कि अर्धपारगम्य झिल्ली के विस्तृत होने के आधार पर, अर्धपारगम्य झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाभ और कोलाइड्स, यानी कोलाइड पदार्थ का प्रकार है, तो ये पूरा गलत साबित होता है। इसलिए गलत साबित होता है क्योंकि हमने एक ही पदार्थ को क्रिस्टलाभ भी साबित कर दिया और कोलाइड्स भी साबित कर दिया। जैसे नमक को जल में हमने घोला तो नमक अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कर गया, लेकिन जब नमक को हमने बेंजीन में घोला तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं कर पाया, पारगम्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही पदार्थ दोनों हो गया। इसलिए ये कहना एकदम गलत होगा कि कोलाइड पदार्थ का प्रकार है। तो अब यहां पर हम लोग इसके डिटेल स्टडी के लिए चलते हैं कि कोलाइड क्या है, इसके बारे में आप यहां पर आप अच्छे से जानेंगे। इसके लिए आपको बता दें स्टूडेंट कि पदार्थ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, अवयवी कण या कण के आकार के आधार पर पदार्थ के घोल का प्रकार, यानी एक ही पदार्थ का तीन घोल भी हो सकता है। तो वास्तव में कोलाइड जो है वो पदार्थ का प्रकार नहीं है स्टूडेंट, अवस्था है। यहां किसी पदार्थ के विलयन का प्रकार का अध्ययन, किसी पदार्थ के विलयन के प्रकार का अध्ययन हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर करने जा रहे हैं। तो इस साइज को, अपना आकार को अपना आधार बनाएंगे तो किसी पदार्थ के तीन तरह के विलयन हो सकते हैं। एक वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा निलंबन। यानी कि एक होता है वास्तविक घोल, एक होता है कोलाइडल घोल और एक होता है निलंबन। तो वास्तविक, कोलाइड और निलंबन ये तीनों 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं। वास्तविक विलयन वह विलयन होता है स्टूडेंट जिसमें जो कण का साइज होता है 10³ pm से कम होता है, यानी साइज जो होता है वो 10³ pm से कम होता है या 1 नैनोमीटर से कम होता है।
और ये एक समांगी विलयन होता है। इसको आप मतलब इसके जो कण होते हैं वो काफी सूक्ष्म होते हैं। ये प्रेचमेंट पेपर या फिर एसपीएम और पारगम्य झिल्ली दोनों से आर पार आ जा सकते हैं, पारगम्य होते हैं दोनों से। और इसको आप सुपर माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं इनके अवयवी कणों को। अब बात करते हैं कोलाइडियल विलयन का। ये एक विषमांगी विलयन है और इसके कण का आकार जो होता है इस वास्तविक विलयन के कण से बड़ा और निलंबन के कण से छोटा। यानी इसके कण का आकार 10³ pm से अधिक और 10⁶ pm से कम। अगर इसी को नैनोमीटर से बोले तो 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम, यानी इस दोनों के बीच का होता है। इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं और ये मध्यावर्ती आकार के कण होते हैं। इसके बाद सस्पेंशन, निलंबन। तो निलंबन ये एक विषमांगी विलयन है। ये समांगी है, ये विषमांगी है और ये भी विषमांगी है। ये इसके कण बृहद होते हैं और इसके कणों का आकार 10⁶ pm से अधिक होता है, या नैनोमीटर में बात करें तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख ही सकते हैं। इसके बाद ये ना ही अर्धपारगम्य झिल्ली और ना ही प्रेचमेंट पेपर किसी से भी आर पार नहीं जा सकते, यानी कि पारगम्य नहीं होते। तो ये था कण के आकार के आधार पर पदार्थ के विलयन का प्रकार। तो हम यहां इस बात को समझा रहे हैं कि देखिए कोलाइड थॉमस ग्राहम के अनुसार बताया गया था कि पदार्थ का प्रकार है, जबकि यहां पर बताया जा रहा है कि यह पदार्थ की अवस्था है। एक ही पदार्थ का 3 तरह का घोल हो सकता है। अगर उसमें कण का आकार 10³ pm से कम है तो वो वास्तविक विलयन है। अगर 10³ से 10⁶ pm के बीच है तो वो क्या है, कोलाइडियल अवस्था है उसकी। और अगर 10⁶ pm से अधिक है तो वो क्या है, निलंबन। तो अब बात करते हैं कि कोलाइडिक अवस्था के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के इस भाग में हम लोग को कोलाइडिक अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया कि कोलाइड पदार्थ की अवस्था है, न कि प्रकार। अब बात करते हैं यहाँ घोल, कोलाइडिक अवस्था, कोलाइडिक घोल के बारे में। आप लोग जब 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट का स्टडी किए हमारे पास एज ए घोल विलयन के रूप में, तो घोल में हमने क्या बताया था कि घोल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। घोल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, हमने बताया। तो वास्तव में वो होमोजीनियस होता है घोल। यहां घोल नहीं है, यहां कोलाइडी घोल है, कोलाइडियल घोल है। तो यहां ध्यान देना है कि घोल में और भी कुछ जाने थे कि घोल के 2 अवयव होते हैं, एक घुल्ल और एक घोलक। तो एक घुल्ल और एक घोलक। तो यहां उसी तरह कोलाइडी विलयन के 2 अवयव होते हैं, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रवस्था घुल्ले का स्थान लिया है और परिक्षेपण माध्यम जो है घोलक का स्थान। मतलब हम पूरा क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस तरह चीनी पानी के विलयन में चीनी घुल्ले होता है और पानी घोलक होता है, उसी तरह यहां कोलाइडियल विलयन में घुल्ले को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहा जाता है और घोलक के जगह परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। जैसे हमने दूध को पानी में घोला तो दूध क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, और पानी क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। क्योंकि दूध पानी के मिलाने से समांगी विलयन नहीं बनता है, विषमांगी विलयन बनता है। और दूध पानी मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होता है वास्तव में कोलाइडियल विलयन होता है। तो यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, जैसा कि हमने अभी बताया कि घुल्ले और घोलक की जगह पर यूज होता है, जो समांगी विलयन यानी घोल विलयन में आप इस्तेमाल करते हैं घुल्ले और घोलक का। अब घुल्ले की जगह प्रक्षिप्त प्रवस्था, जिसको इंग्लिश में डिस्पर्स फेज, और घोलक की जगह डिस्पर्शन मीडियम, मतलब परिक्षेपण माध्यम। तो यहां प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है,
घोल का वह अवयव जो कम मात्रा में होता है, यानी कोलाइडी घोल का वह अवयव जो कम मात्रा में होता है वो प्रक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है, और कोलाइडी विलयन का वह घटक वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। यही बात हम घोल विलयन में भी बताए थे घुल्ले के परिभाषा में, कि जो अवयव कम मात्रा में होता है वो घुल्ले और जो अधिक मात्रा में होता है घोलक। तो यहाँ पर आप घुल्ले की जगह परिक्षिप्त प्रवस्था और घोलक की जगह परिक्षेपण माध्यम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, घोल में जो घुल्ले का एग्जाम्पल है वही कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रवस्था। तो ये था आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम। एक बार फिर से बता दें, घोल का वह अवयव जो कम मात्रा में, कोलाइडी विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार जस्ट लाइक वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं जैसे याद करिए इस 12th क्लास के स्टार्टिंग में हमने घोल विलयन के क्रम में, चैप्टर के क्रम में यूनिट 2 में बतलाया था कि घोल पदार्थ, घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घोल 9 प्रकार का होता है, 9 टाइप्स का होता है। आज हम यहाँ प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम डीपी डीएम, डीपी डिस्पर्स्ड फेज, डीएम डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम मतलब घुल्ले और घोलक। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन का प्रकार आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखा जाए यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का भौतिक अवस्था है सामने, और इनसे बना हुआ विलयन किस नाम से जाना जाता है और उसका एग्जाम्पल। जैसे अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था आपका गैसीय अवस्था में है तो, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो ठोस अवस्था में है, तो गैस को जब सॉलिड में घोलेंगे स्टूडेंट तो हम उस कोलाइडी विलयन को सॉलिड फोम कहेंगे। अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में गैस है और परिक्षेपण माध्यम मतलब घोलक के रूप में लिक्विड है तो हम उस कोलाइडी विलयन को फोम कहेंगे। तो यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था की भौतिक अवस्था है, यहां परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था है, और यहां जो कोलाइडी विलयन तैयार होता है वो है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि जब प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव अवस्था में हो और परिक्षेपण माध्यम में भी द्रव अवस्था हो तो वो कौन सा कोलाइडी विलयन बनाएगा? ऑप्शन फोम, एरोसोल, इमल्सन, जेल। तो जवाब होगा स्टूडेंट इमल्सन। अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था जो है वो ठोस अवस्था में है और परिक्षेपण माध्यम गैसीय अवस्था में है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा? तो जवाब होगा एरोसोल। मतलब एरोसोल तभी कहलाएगा जब परिक्षेपण माध्यम गैस होगा। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट समझ सकते हैं, यहाँ गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को सॉलिड में घोला गया है। तो ये सब परिक्षेपण माध्यम है और ये सब प्रक्षिप्त प्रवस्था की भौतिक अवस्था है और इससे बना हुआ। लास्ट बार एक बार और समझिए, अगर आ गया कि प्रक्षिप्त प्रवस्था जब गैसीय अवस्था में और परिक्षेपण माध्यम जब लिक्विड अवस्था में है तो निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा? सॉलिड फोम, फोम, एरोसोल, इमल्सन। तो आंसर होगा स्टूडेंट फोम। अब एक चीज और, यहां पर देख रहे हैं कि जब गैस को सॉलिड में घोला जाता है तो सॉलिड फोम बनता है और सॉलिड फोम का एग्जाम्पल है रबर और ब्रेड। अगर एग्जाम में आ गया कि रबर निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है? सॉलिड फोम, फोम, एरोसोल, इमल्सन। तो वास्तव में रबर क्या है? सॉलिड फोम है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। ये पूरा टेबल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है। मान लीजिए फॉग, कुहासा। तो फॉग क्या है? तो फॉग क्या है? देखिए, जब लिक्विड गैस में डिजॉल्व होता है, ठंडे के दिनों में जैसे ही जाते हैं तो आप लगता है कि एकदम भींग गए। तो कहने का मतलब वहां पर क्या है कि जो इन्वायरमेंट मतलब एयर है उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब कि वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटा छोटा बूंद है जिससे होकर आप गुजरते हैं तो लगता है कि भींग गए। तो फॉग
क्या है, लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस, लिक्विड को गैस में घोला गया है और वो एरोसॉल है। तो एरोसॉल टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बटर, चीज ये जेल कहलाएगा, ये स्मोक और वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी से निकला गया धूलकण, तो निकाला गया धूलकण, तो वोल्केनिक डस्ट किस में आएगा, तो एरोसॉल के अंतर्गत में आएगा। पेंट, जो पेंट करते हैं वॉल पर, वो सॉल कहलाएगा। स्टार्च, एलोआइज मतलब मिश्र धातु, तो सॉलिड को सॉलिड में जब मिक्स करते हैं तो एलोआइज बनता है, तो ये वास्तव में सॉलिड सोल है। तो हम यहां बता रहे थे कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की भौतिक अवस्था के आधार पर अध्ययन करें तो कोलाइडी विलयन जो होता है 8 प्रकार का होता है। देख लीजिए, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। तो इतना तो समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। ये गैस ठोस, ये गैस द्रव। तो ये डीपी का मतलब यहाँ डिस्पर्स्ड फेज है और डीएम का मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का मतलब प्रक्षिप्त अवस्था, आपके अपने भाषा में घोल का घुल्ले। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में घुल्ले को प्रक्षिप्त अवस्था कहते हैं और परिक्षेपण घोलक को क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। तो एक चीज इस पूरे टेबल में समझने लायक है कि जिस तरह से घोल विलयन में ये टेबल बना था भौतिक अवस्था के आधार पर, घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो 9 टाइप का हुआ था। यहां जो टेबल बना है इसमें 8 ही टाइप का ये सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन दिखाई दे रहा है, गैस का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन रीजन है स्टूडेंट कि गैस जब मिलता है तो कभी हेट्रोजीनियस विषमांगी विलयन नहीं बनता है, और कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन है, इसलिए गैस को इसमें नहीं रखा गया है। गैस जो होता है वो समांगी विलयन होता है और ये कोलाइडी विलयन एक विषमांगी होता है। समांगी विलयन का मतलब है कि जो घुल्ले और घोलक है वो एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे कि इसमें ये ट्रू घोल वास्तविक विलयन में ऐसा होता है, इसमें घुल्ले और घोलक को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफी मिक्सअप हो जाता है, जैसे चीनी पानी नमक पानी का विलयन एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये था आपका 9 टाइप्स का कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये प्रक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर। डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज मतलब प्रक्षिप्त अवस्था और डीएम का मतलब डिस्पर्सन मीडियम मतलब परिक्षेपण माध्यम। अब इसके बाद आप लोग कुछ टर्म से परिचय करा ले। सॉल कब कहा जाता है, सॉल जब डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, जब डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम जब द्रव हो तो हम उसको सॉल कहते हैं, और जब परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल हो तो उसको अल्कोसॉल कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को अल्कोहल में घोलेंगे तो वो अल्कोसॉल कहलाएगा, बेंजीन में घोलेंगे बेंजोसॉल कहलाएगा। यानी जब परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होगा तो अल्कोसॉल, बेंजीन होगा बेंजोसॉल, जल ये वो लिक्विड होगा तो सॉल, और अगर जल में घोलेंगे तो हाइड्रोसोल। ठीक है, उस विलयन को कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसोल कहेंगे, और जब एयर परिक्षेपण माध्यम के रूप में होगा तो वो एरोसॉल होगा स्टूडेंट। तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को अब अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका जो क्लास लेक्चर है ये वॉल्यूम 3 कोलाइडियल अवस्था का था। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगा इस वॉल्यूम 3 के लिए। थैंक यू।